डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी, हम पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसे वायु दाब का ऋतुवत वितरण भी कहा जाता है। ऋतुवत मतलब ऋतुओं के अनुसार। जनवरी में वायु दाब की स्थिति। जनवरी में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर लगभग लंबवत मलगम सीधा चमकता पर फलस्वरूप यहाँ तापमान अधिक और वायु दाब कम हो जाता है। यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़े तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में विकसित हो जाते हैं, क्योंकि ये स्थलीय भाग अपने निकटवर्ती महासागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में आपको आगाह किया था, बताया था कि जैसे जैसे हम समुद्र तट से अंदर मैदानों की तरफ आते हैं तो वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म और सर्दी के मौसम में अधिक ठंडा होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। उपोष्ण एवं उच्च दाब कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों से खंडित होकर केवल महासागरों पर ही विद्यमान नजर आता है। उच्च वायुदाब का अधिकतम विकास महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होता है, जहां ठंडी सागरीय धाराएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उपद्रवीय निम्न वायुदाब कटिबंध संपूर्ण महासागर पर एक द्रोणी ट्रॉफ के रूप में विस्तृत रहता है। जनवरी में ही उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब की विकसित पेटी महाद्वीपों पर पाई जाती है। इस कारण महाद्वीपों पर तापमान का कम होना है। महासागरों पर तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण उत्तरी अंध महासागर व उत्तरी प्रशांत महासागर में निम्न प्रकार के दो प्रधान क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, जिन्हें क्रमशः आइसलैंडिक निम्न वायुदाब क्षेत्र तथा एल्सूसियन निम्न वायुदाब क्षेत्र कहलाते हैं। जुलाई में वायुदाब की स्थिति। जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर लगभग लंबवत पड़ती है, जिससे भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाता है। एशिया में यह सरकाव सर्वाधिक उत्तर में होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध एवं उच्च वायुदाब पेटी महाद्वीपों पर खंडित हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पूर्ण रूप से विकसित अविच्छिन्न मेखला पाई जाती है। इस प्रकार उपद्रवीय निम्न वायुदाब पेटी दक्षिणी गोलार्ध में तो पूर्णतः विकसित हो जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में केवल महासागरों पर इसके अक्षीण कमजोर चिन्ह रह जाते हैं। अब आता है पवने। विंड्स होती हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। पवनें पृथ्वी पर वायुदाब में क्षैतिज अंतर के कारण चलती हैं। जिस प्रकार जल अपना तल बरकरार रखने के लिए ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार वायु भी अपने दबाव में संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च दाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। और यह प्रकृति का नियम है बच्चों। दो यहाँ पर ज्योग्राफर हैं, फिंच व ट्रिवार्था। इनके अनुसार पवनें वायुदाब की विषमता को दूर करने में प्रकृति के प्रयासों को दर्शाती हैं। पवनों के नाम उस दिशा के अनुसार रखे जाते हैं जिनसे वे बहकर चलती हैं। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल गतिमान वायु को वायुधारा एयर करंट कहा जाता है। पवनें और वायुधाराएं दोनों मिलकर वायुमंडल में एक संचार तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम बनाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले चल फोर्सेज अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। पवनें यूं ही मन मुताबिक नहीं चल पड़ती, अनेक शक्तियां मिलकर
शक्तियाँ मिलकर इसकी दिशा का निर्धारण करती हैं, यानी कि मन मुताबिक हवा नहीं चलती है, पवनें नहीं चलती हैं। इसके धरातल पर ऊंचा उच्च न होना, यानी कि पर्वत पठार मैदान न होते तो पवन उच्च वायुदाब क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर समताप रेखाओं पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई चलती, लेकिन ऐसा न है और न ही पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और न ही इसका धरातल एकदम सपाट है। अतः पवनों की दिशा और गति संयुक्त रूप से कई कारकों को तय करती है। ढाल प्रवणता, दो समताप रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स, धरातलीय विषमताओं पवनों के मार्ग में घर्षण और अवरोध पैदा करती हैं। इससे पवनों की गति और दिशा में परिवर्तन आ जाता है। इसी कभी पवन रुकी सी लगती है, कभी झोंकों का अनुभव होता है, तो घर्षण इस प्रकार पवन की दिशा को बदल देते हैं। तीसरा है कोरियालिस बल। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पवनों अक्षों पर घूमना भी पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इसे कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल अथवा प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात बढ़ता है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित यानी शून्य और ध्रुवों पर सर्वाधिक अधिक होता है। वायुदाब और पवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, पवनों को उत्पन्न करने वाले बल ही पवनों का वेग और दिशा तय करते हैं। धरातल से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण बल से मुक्त हो जाती हैं और दाब प्रवणता और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो इसे दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बनने लगती हैं। ऐसी पवनों को भूविपेक्षी पवनें भी कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा पवनों के बारे में, और बचा हुआ लेसन हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।